जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरे व्हाट्सएप पर 3 दिन पहले भेजी गई थी किसी बहुत पुराने रिटायर्ड फौजी ने। कहानी थी कि हमारे एक पंजाब के अंदर आर्मी की कुछ महिलाएं, लेडीजें बाहर किसी काम के लिए गई थी और उनके ऊपर वहां के कुछ लड़के थे, जिसमें वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री और कुछ बड़े मंत्रियों के लड़के। उन्होंने कुछ कमेंट्स कर दिया था, उनसे छेड़छाड़ की थी। उन्होंने आकर कैंप में बताया और कैंप के जो वहां उस समय के जो कर्नल थे, उन्होंने उन सारे लड़कों को उठाकर और लाकर कैंप में नंगा करके घुमाया था। मुख्यमंत्री ने जब वहां जाने की कोशिश की थी तो मुख्यमंत्री की गाड़ी कैंट के बाहर रखकर मुख्यमंत्री को पैदल वहां जाना पड़ा था। फिर घूम फिर कर बहुत सियासत हुई और बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई थी। और प्रधानमंत्री ने हमारे वहां के तत्कालीन जब जनरल साहब को कहा कि भाई आप इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लो, ये क्या कर दिया इन्होंने, हमारे मंत्री के लड़कों को नंगा करके घुमा दिया, मंत्री तक को नहीं जाने दिया। तब उस समय के जो तत्कालीन जनरल थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक बात कही थी कि हम फौजी हैं और हम अगर अपनी महिलाओं की, अपनी औरतों की इज्जत नहीं बचा सकते तो हम क्या देश की इज्जत खाक बचाएंगे। मेरे जवानों ने, मेरे अफसरों ने बहुत बढ़िया किया है और मैं उनके साथ हूं और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए जो उन्होंने दिया है। ये बात सुनकर उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका दिमाग गुम हो गया था। और फिर सब वहां हाथ बड़ी, मतलब इस स्टोरी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूं। सबसे इस कहानी के जरिए सिर्फ एक चीज अगर आज के हमारे इन कर्नलों को समझ में आ जाए तो वो हमारे कर्नल या हमारे जनरल साहब, मैं आज भी इनको सलूट करता हूं। पहले वाले जो दम रखते थे महिलाओं की इज्जत के लिए, जवानों की इज्जत के लिए, वो अपने रैंक की परवाह नहीं करते थे। उनके लिए पहले जवान था, अपनी इज्जत थी, महिलाओं की इज्जत थी। जो मुख्यमंत्री के लड़कों को भी नंगा करके घुमा दिया था, मुख्यमंत्री को कैंट के अंदर पैदल आने के लिए मजबूर कर दिया था और देश के प्रधानमंत्री को जवाब दे दिया था। लेकिन उनमें दम था। आज सिर्फ ऐसे ऐसे जनरल हैं जो अपने पद के लालच में, जो सरकार कह रही है ना कि बीन बजाओ, तो बीन बजाने के लिए तैयार है। जिसका उदाहरण मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह आज जो सेना में चल रही है, जवानों की जो सर्विस बढ़ाने के नाम पर पेंशन को हटाने की स्कीम चलाई जा रही है, जो बार बार कहते हैं कि भाई हम जवानों को इतनी पेंशन देंगे, इससे अच्छा इनसे काम लेंगे। ऐसे हमारे CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनकर बैठे हैं, एक नया पद ले लिया और सरकार की बहुत सी बातों में हाँ में हाँ कर रहे हैं। जब सरकार का रुख आता है तो जिन जवानों को मिलाया जाता है कि भाई जवान ये चाहते हैं, कोई भी इन्फेंट्री का जवान नहीं चाहेगा कि उसकी सर्विस बढ़े। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। या सिविल में आप देखो, आए दिन कहीं यूपी पुलिस में, तो कहीं बिहार पुलिस में, कहीं MP में, कहीं गुजरात में, कहीं राजस्थान, हरियाणा, सब जगह जवान उनके परिवारों के साथ, ऑन ड्यूटी जवानों के साथ, रिटायरमेंट जवानों के साथ पुलिस का जो बर्ताव है, आज जवान की इज्जत ऐसी हो गई है जैसे एक सिविल 4th क्लास के कर्मचारी की भी बहुत, हमारे से बहुत ज्यादा इज्जत होगी, लेकिन हमारे जवानों की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि उनको पता है ना तो आज के अधिकारी इनका सपोर्ट लेंगे और जवानों को डिसिप्लिन के नाम पर इतना दब्बू बना दिया गया। बाकी उनको पता है कि 20 से 30% फौजी हैं, उन्होंने लड़ाई कलाई सीखी नहीं है। जब ट्रेनिंग के बाद वो लगातार ही सिर्फ बूट पुलिस में लगे हुए हैं, कुत्ता घुमा रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। उन नकाराओं की वजह से एक वर्दी पर तगा लगा हुआ ये साइक प्रथा का दाग, ये बंद नहीं हो रहा है और उसी वजह से हमारी कहीं सिविल में इज्जत नहीं है। तो सबसे पहले इस कहानी का दिखाने का, मैं डिटेल में बताने का जो मैं जरिया बता रहा था वो यही था कि आज के हमारे जो अफसर साहिबान है उनसे कहना चाहता हूं कि फौज की सबसे मेन होता था वर्दी, और वर्दी की इज्जत शान समझी जाती थी। लेकिन आज इन्होंने सिर्फ पैसा खाना का जरिया बना दिया। जो सरकार कहती थी वो जवानों पर लागू कर देते हैं, अपने ऊपर नहीं है। चाहे किसी भी उसमें इन्होंने अपना फायदा ले लिया। आप चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन में देख लो, जो पे कमीशन होता था या MS पे,
जो पहले लागू था वो जवानों का ऊपर होता था कि भाई जवान को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जाए, लेकिन अब जो 1 रैंक पेंशन में भी हुआ है, इनकी रेशो ज्यादा बढ़ाई गई है, हमारे जवान की मिला है लेकिन इतना कम मिला है। उन सबका आप सबको पता है, मैं उस विषय पर जाता भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सर आप एमएसपी बढ़ाने की बात करो, पेंशन बढ़ाने की बात करो। मेरा मेन मकसद है इज्जत, जवानों की इज्जत और जवानों की वर्दी की इज्जत। एक ने मेरे पास लिखा था कमेंट्स कि तुम इस लड़ाई को छोड़ो, हमारी एमएसपी बढ़वाओ, हम तुम्हें मान जाएंगे। तो ऐसे गधों के लिए मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल से मत जुड़ो। इस चैनल से जुड़ना है तो अपनी इज्जत के लिए जुड़ो कि हाँ हम फौजी हैं और हमारी पहले हमें इज्जत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हमें। जो पैसे बढ़ाने के लिए या उनके लिए लड़ रहे हो वो दूर हट जाओ। हमें जरूरत नहीं है, बोलते ना कि 10 शेर अगर साथ रखना है तो मैं 10 शेर भी लेके चलूंगा, अगर वो 10 भी दाड़ेंगे तो उनकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, ना कि 100 कुत्ते इकट्ठे करके भौं भौं कराएं। जिनको लगता है कि हम इस वजह से जुड़े हैं, इस चैनल से दूर चले जाओ। इसलिए हमारी सबसे पहली लड़ाई है कि सहायक प्रथा खत्म हो, इस तरह के आए दिन जवानों या उनके परिवारों के साथ जो हो रहा है वो घटनाएं खत्म हो। इन सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इन अफसरों को सबसे पहले, अगर वो अफसर जो पहले की तरह हों, वो जग जाएं, तो क्या हिम्मत सलूट मारते थे फौजी को। अब तो सिर्फ सरकार भी घोषणाएं करती है टोल टैक्स पे सलूट मारेंगे फौजी का, वहां सम्मान होगा, कहीं नहीं होता। इन्होंने टोल टैक्स भी सब पता ही है आपको। आज टोल टैक्स पर जगह जगह फौजी को पकड़कर गला तक पकड़ लेते हैं, आई कार्ड तक छीन लेते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं लागू तुम्हारा। ऐसे पैसा पैसा बचाने के लिए, अरे फौजी आदमी को आप तनख्वाह देते हो तो पता है किस चीज की देते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि फौजियों को ऐसे ही तनख्वाह मिलती है। बहुत से अफसर भी कहते हैं कि जवान इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो इतनी पेमेंट बहुत मिलती है। सबसे बड़ी जो हम पेमेंट लेते हैं वो बाहर बॉर्डर पर खड़े होकर छाती पर गोली खाने की पेमेंट लेते हैं। अगर किसी को लगता है, अगर कोई तैयार हो सिविल में जो कहे कि हाँ हमें इतनी पेमेंट दे दो हम गोली खाएंगे, तो बहुत से ऐसे हुए हैं, आ जाओ हम देते हैं तुम्हारे को लिए, आओ हमारे साथ और मरने मरने का काम करो कि हाँ हम गोली खाने का काम करेंगे, हम तुले दिलाएंगे करोड़ों रुपए। लेकिन यहाँ बल्ला का छक्का मारने वालों को करोड़, और सही कहते हैं कि जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं उसमें भी भेदभाव, उसमें भी डिफरेंट कर दिया। हम नहीं कहते कि अफसर कोई शहीद हो रहा है उसका भी सम्मान चाहिए, उसको भी सब मिलना चाहिए, लेकिन अफसर शहीद हो रहा है उसको करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कलेक्टर की नौकरी मिल रही है, और उसी के साथ उसी लड़ाई में सेम जगह खत्म होने वाले जवानों की हालत का भी देखी। उनको 4th क्लास की सर्विस भी नहीं मिल रही, उनके परिवार को उनको जो सुविधा मिल रही है वो भी नहीं मिल रही, घोषणाएं हो जाती हैं। तो इन सब चीजों के लिए मैं चाहता हूं हमारे जवान भाइयों को आप सबसे पहले एकजुट होकर अपना मजबूत संगठन, जैसे हम ये चैनल रविंद्र फौजी हमने बनाया है, इसकी वेबसाइट भी हम तैयार करा रहे हैं। आगे आने वालों दिनों में हम और भी कुछ करेंगे। आपको चाहते हो इस चैनल से ज्यादा जुड़ो, या हमेशा की तरह मैं आज मेरा नंबर 82903545 तरह मेरा नंबर भी दे रहा हूँ, ये फोन पे गूगल पे से जुड़ा हुआ है, और ऊपर 612 642 333 600 ये मेरा SBI का अकाउंट है। इस संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को और आगे बढ़ाने के लिए और इस चैनल को बढ़ाने के लिए आपसे हम सहयोग मांगते हैं। आपकी इच्छा है तो करो, आपको अपनी वर्दी की इज्जत प्यारी है और इन हकों के लड़ना है तो करो, नहीं तो किसी का फोर्स नहीं है। हम नहीं कहते, बहुत से लोग कहते हैं हम साथ हैं, वो ठीक है, आप नॉर्मल साथ रहना चाहते हो, फ्री में साथ रहना चाहते हो तो रहो। बहुत से तो जब काम बढ़ जाता है ना, सर मेरा जमीन का झगड़ा है, मेरे घर वालों झगड़ा है, तब कहते हैं हम आपसे जुड़े हुए हैं, तब कहते हैं कि दूसरों के लिए कभी सहयोग किया आपने, तब बोले हम तो सोच रहे हैं। तो वो सोचने वाले हमें चाहिए भी नहीं है। अभी हम डायरेक्ट एक वेबसाइट बनाकर उसमें देख लेंगे कितने हमारे मेंबर हैं, कितने हमारे साथ परमानेंट जुड़े हुए हैं। और मैं कहता हूं कि आप अलग अलग स्टेट से अगर आप काम करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर तो काम करिए। जो स्टूडेंट भाई हैं जिनको और भर्ती होना है, इन समस्याओं को दूर करना है, वो भी जुड़े, ताकि आपके भविष्य के लिए, अरे हम तो वहां से निकल के आ गए। बहुत से लोग कहते हैं कि तो आप तो निकल गए, बहुत पैजी फौजी बोलते हैं आप क्या लेना, निकल गए जो निकल गए छोड़ो। अरे छोड़ो नहीं, वहां आज भी हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारा ही कोई दोस्त वहां जाएगा। इन अफसरों या नेताओं के बच्चे नहीं जाएंगे, ये तो हाई लेवल पोस्ट में जाएंगे जो अपना अयाशी करेंगे। अगर आपको लड़ना है दोस्तों तो तैयार रहो। और इस कहानी का मैं जो एक मोटा मोटा सा डिटेल बता रहा था, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूं, हालांकि मैंने पहले बता दिया। और मैं दोबारा जिसने भी मेरे को कहानी सेंड की थी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा व्हाट्सअप इस फोन के जरिए बता देता हूँ कि हो सकता है कल या आज शाम तक मेरा फोन और व्हाट्सअप चल जाएगा। अगर खराब होगा तो मैं दोबारा सूचना दे दूंगा, नहीं तो वो एक बार कहानी को जरूर दोबारा भेजें ताकि वो डिटेल मेरे को नाम पता चल जाए। बाकी जो नॉर्मल मुझे पता है वो बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे पंजाब के अंदर, पंजाब सबसे बड़ा कैंट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता,
उसी कैंट की बात है। और उस समय के जो पंजाब के मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों के बच्चे कुछ गाड़ियां लेकर घूम रहे थे और हमारी कुछ फैमिलियां किसी प्रोग्राम में जाकर आ रही थी। उनको रास्ते में उनका गाड़ी से पीछा करके उनको कमेंट्स वगैरह किया था उन्होंने। जब उन्होंने कैंप में पहुंचकर बताया फटाफट, तो वहाँ के जो कर्नल साहब थे उनका भी नाम उसमें दिया हुआ था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो नाम मैं भूल चुका हूँ। उन्होंने जैसे ही सूचना मिली अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ तैयार करी कि भाई जाओ, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन चारों तरफ से घेर के उनको लेकर आओ। जितने भी वो लड़के थे 8-10 लड़के उनको उठा के लाए, उनको नंगा करके पूरे कैंट में घुमाया था। उनको बड़ी मार लगी थी। उसके बाद जब पता चला कि भाई ये मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के लड़के हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कैंट के अंदर खुद पहुंच गए थे कि ठीक है, पुलिस लेके, पूरी फोर्स लेके कि भाई गेट खोलो और फटाफट उनको रिहा करो। वहाँ सभी पुलिस को, सभी गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया था कि कोई अंदर नहीं घुसेगा, नहीं तो उड़ा दिया जाएगा सबको। इतने सख्त लहजे से फिर वहां से मुख्यमंत्री को पैदल अंदर जाना पड़ा था। उन लड़कों को दिखाया नंगे खड़े हैं बोले, और ऐसे रहेंगे इनको जब तक तसल्ली नहीं होगी। फिर मुख्यमंत्री को वापस लौटना पड़ा। फिर उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे, मुझे इतना याद मैंने पढ़ लिया था, उनको उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे हैं और वो बंदे आज ही छूटने चाहिए, क्योंकि वो भी कांग्रेस के पंजाब के बड़े लीडर थे। वो भी बोला हमें किसी भी टाइम में आज ही बंदे छूटे। फिर उन्होंने उस समय के शायद जनरल थमैया थे, ये मुझे पता नहीं थमैया साहब ये कौन थे, उसमें मैंने बताया कि नाम भूल चुका हूँ, उनको कहा कि वो बंदे अभी के अभी रिहा करो, वो मेरी पार्टी के और बड़े लीडरों के बच्चे हैं। तब हमारे जनरल साहब ने कहा था कि सुनो प्रधानमंत्री जी, फौज के साथ मत पंगा लो। अगर हम अपनी बच्चों के, औरतों की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी बीवियों की रक्षा नहीं कर सकते, तो हम क्या इस देश की रक्षा करेंगे? उन्होंने, जिन्होंने, जो भी वहाँ कर्नल साहब हैं या जो वहाँ बंदे हैं, जवान हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। और अभी जब तक वो नहीं चाहेंगे मैं उनको कोई आदेश नहीं दूंगा, वो अपनी मर्जी से काम करेंगे। और बता दो आप उनको। फिर फौज ने उनको उसके बाद भी 3 दिन बाद उनको छोड़ा था। तो मैं एक बार सलूट करता हूँ जनरल साहब को, चाहे थमैया साहब रहे हों या कोई भी। मैं दोबारा एक बार उस कहानी को मंगा रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप खराब है, उस वजह से जैसे होगा मैं पूरी डिटेल दूंगा। सलूट करता हूँ उस समय के कर्नल साहब को और वहाँ के जवानों को। और ऐसे बहुत से केस हुए हैं जिन्होंने दम दिखाया है, चाहे हमारे जयपुर के भवानी सिंह जी हों ऐसे, चाहे हनुमान सिंह जी हों, जो सिर्फ फौज से, भवानी सिंह जी 1 रुपया लेते थे, बाकी उसके पास 1 सहायक आते थे, उसके बच्चों को विदेश में पढ़ाया है। आज भी उनके नाम से जो रेजिमेंट है उसमें फंड वगैरह जाता है और शान है वो रॉयल अफसर। लेकिन आजकल के रॉयल बनना चाहते हैं, दिखावटी बनना चाहते हैं, लेकिन कंजूस नंबर 1 है। जवानों के मिलने वाले फंड को भी गवर्न कर रहे हैं, रेजिमेंट फंड खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने वेलफेयर के लिए। वही सहायक प्रथा अंग्रेजों के जमाने की, उसको खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई ये गलत चीज है, मतलब अपने वेलफेयर के सारी चीज लागू कर रहे हैं। जवानों के वेलफेयर खत्म कर दिए। और जब शिवल में कहीं पंगा होता है तो भीगी बिल्ली और चूड़ियां पहनकर बहन जाते हैं, जवान बाहर पिटते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि इन लोगों को हम सैल्यूट करें और इनको गालियां न दें। मन तो मेरा बहुत करता है, लेकिन मेरे को कुछ हमारे बंधुओं ने भी कहा है, कुछ हमारे से महिला और उनके बच्चे परिवार जुड़े हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि भैया आप गाली मत दो, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें आती है तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो गालियां निकल जाती है। मैं चाहता हूं, हमारे अफसरों को फिर कहता हूं कि अगर वो वर्दी पहनी है तो उसकी इज्जत रखो, और चाहे सिविल पुलिस में है तो उनका भी ढंग से पहले की तरह इलाज करो, जैसे कई बार ग्वालियर, अजमेर या आसाम, पुणे इनमें हो चुका है। अपने बंदों के साथ ऐसी हरकत में उनको अच्छी तरह 3rd डिग्री में घुमाया है, थानों को भी, पुलिस को भी, और फिर कई दिन तक सलूट मारते हैं रिटायर्ड को भी और ऑन ड्यूटी को भी। और माना भी चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो हम रिटायर्डों को भी बुलाया जाता है, ऑन ड्यूटी तो है ही है, और हम देश के लिए अपनी सीने सबसे पहले आगे करते हैं गोलियों के लिए। तो हम अपने सम्मान भी नहीं चाहेंगे, हम अपना पुलिस को भी निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर भी, बाकी तो बाद में देखेंगे क्या करना है, कि यार आप बेल्ट फोर्स और आपके सामने वो पता लग जाता है कि भाई फौजी है तो कम से कम आप उसकी इज्जत करो। हम भी आप ही के किसान से, आपके मिडिल परिवारों से आ रहे हैं, हम कोई पाकिस्तानी या कोई चाइनीज बाहर के फौजी नहीं। आप हमारी इज्जत नहीं करोगे, हमारे परिवारों को नहीं करोगे, तो हमें वहाँ कितना दुख होगा ड्यूटी पर खड़े खड़े कि देखो हम जिस देश के लिए, जिनके लिए हम जान दे रहे हैं, उधर वही लोग हमारे और हमारे परिवार की हालत कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें, वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल से बने रहें। और जवानों के सम्मान के लिए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जिनको सिर्फ इज्जत और वर्दी की इज्जत है वो हमसे जुड़े,
बाकी जो एमएसपी वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब सबसे पहले हमारा ये वर्दी पे जो सहायक प्रथा का कलंक है ये हट जाएगा, या और चीज़ों में हम जब हमारे बराबर के सम्मान मिलेंगे, तब ऑटोमेटिक ही उसके लिए भी हम लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं करेंगे। कोर्ट में भी केस डाले हुए हैं, आगे भी डालते रहेंगे। ऑटोमेटिक ही हमें सब कुछ मिलेगा जो आज बाहर देशों में मिल रहा है, जवानों का जो लेवल है वो हमें भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, अपने अंदर वो भावनाएं जगानी पड़ेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।